दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ लोअर पीसीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसके लिए जो पीवाईक्यू है हमारे जो यूकेपीएससी ने पूछे गए हैं एग्जाम में, उनको देखेंगे। इससे पहले हम इसके जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी जीके एवं जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न है कि हमारा यानी प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूमि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता हमारे किस अनुच्छेद में दी गई है तो बताना है। तो ये अनुच्छेद 1 को या अनुच्छेद 19(1) या 19 को, इसमें हमारे प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 को के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं, और यह स्वतंत्रता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों में पक्ष व विपक्ष अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। फिर है हमारा कि संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 11 लोकसभा तथा सदस्य एवं 11 राज्यसभा सदस्य। तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति भारतीय संसद की 3 वित्तीय स्थायी समितियों में से एक है, जिसमें कुल जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं, यानी लोक लेखा समिति भी बोलते हैं इसे। तो इसमें जो होते हैं 15 होते हैं हमारे लोकसभा के सदस्य, और जो 7 होते हैं वो होते हैं हमारे राज्यसभा के सदस्य। इस समिति का मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों यानी पीएसयू की रिपोर्ट और खातों की जांच करना होता है। इसे लोक लेखा समिति के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और किस सभा से कितने सदस्य होते हैं, ये पूछा जाता है। फिर भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के राज्यों के जो सीमाओं में होते हैं उसमें हमारा कौन सा कथन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया। बाकी जो तीनों हैं ये गलत है हमारे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को कानून किसी राज्य के क्षेत्र में एक नया राज्य बनाने के, बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 3 जो है ये हमारे नया राज्य बनाने के लिए बताता है। आर्टिकल 3 किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, किसी राज्य की सीमाओं का नाम बदलने की शक्ति सब आर्टिकल 3 में ही है हमारे। और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, और इन्हें संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और तो ये इसके तरह होगा हमारा साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। फिर हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आर्टिकल 1 क्या बताता है हमारा, तो ये बताता है हमारा भारत अर्थात इंडिया जो है ये राज्यों का संघ होगा। तो भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा अर्थात इंडिया, तो इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संदर्भित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत को राज्यों का एक संघीय ढांचा माना जा सकता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। आर्टिकल कितने, 395 आर्टिकल हैं, 22 उसमें भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर सूचना का अधिकार क्या है, तो सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार आरटीआई भी बोलते हैं, जिसे एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क से आच्छादित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। तो आरटीआई जो हम लगाते हैं वो भी यही है, आर्टिकल की तरह लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम हमारा मौलिक अधिकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। तो कौन सा कर लिया जाता है, बी, स्थानीय मेलों पर जो कर लिया जाता है ये हमारे ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कुछ प्रमुख कर हैं, जैसे गांव या उसके आसपास आयोजित मेलों के लिए शुल्क, स्वच्छता शुल्क, कृषि भूमि पर कर, ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर सेवा कर। फिर है हमारा NFHS 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर यानी IMR प्रति 1000 जन्म सबसे कम थी। तो ये केरल में थी शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है, ये हमारे केरल में कम थी। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो ये ऑप्शन नंबर डी 2015 में हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी की जो शुरुआत थी ये नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, हमारे 25 जून 2015 को की गई थी। और इस पहल का उद्देश्य जो था शहरी विकास को प्रोत्साहित करना और चुने हुए शहरों को स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक अनुकूल शहरी केंद्रों में बदलना था। इस मिशन के तहत अब तक कुल 100 शहरों का चयन किया गया है। फिर भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है।
तो ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन करता है। तो इसका भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया जाता है। मौद्रिक नीति रिपोर्ट आरबीआई को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा जारी किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सबसे पहले जो किया गया था वो था हमारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी आईआरडीपी भारत के निवारण कार्यक्रमों में सबसे पहले कब किया गया था? 1978-89 में शुरू की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कृषि मजदूर, छोटे और सीमांत किसानों और ग्रामीण कार्मिकों को स्वरोजगार प्रदान करना था। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ज्वारी वन। तो सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? ज्वारी वन में। सुंदरवन जो है बंगाल की खाड़ी के निचले द्वीपों का एक समूह है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह अपने अनोखे मैंग्रोव वन यानी ज्वारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन को ज्वारी वन भी बोलते हैं। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह वन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का प्राकृतिक आवास है। फिर आईसीसी महिला T20 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप यानी विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये हमारे पोर्ट स्टरूम में आयोजित हुआ था। फिर हमारा फरवरी 2023 में तुर्की से आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो ये उस टाइम का करंट है 7.8 थी। फिर उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों को उल्लेख से हटाया गया। यह फैसला किस तिथि का था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 13 जनवरी 2023। तो ये भी उस टाइम का करंट होगा। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम ये इसकी थीम थी। G20 शिखर सम्मेलन आयोजन और वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। और G20 का एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। फिर है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में कौन सी जगह से संबंधित नहीं है? तो ये मुंबई से संबंधित नहीं है, बाकी और जगह से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो कैश मेमोरी जो होती है सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है जो मुख्य रूप से सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। और ये देख सकते हैं इसका सीपीयू अधिक बार उपयोग करता है इसका, ताकि इसे बार बार मुख्य मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता ना पड़े। फिर शॉर्टकट कुंजी परियोजना द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जा सकता है। तो किससे किया जाता है? Ctrl+P, इससे प्रिंट किया जा सकता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है Ctrl+P से। और Ctrl+W जैसे फाइल को बंद करना, Ctrl+O पूर्व में बनी फाइल को खोलना, Ctrl+N नई फाइल बनाना। फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये ब्राउज़र कहलाता है हमारा, जिसे वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र के जैसे हमारे उदाहरण जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ईड, सफारी आदि ये कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र हैं। इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो ये हमारा जो होगा पहला वाला, ये हमारा एक IPv4 एड्रेस है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यह 32 बिट एड्रेस होता है। तो ये भी पूछा जाता है कितने बिट एड्रेस होता है? तो ये 32 बिट एड्रेस होता है IPv4, जो 4 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग में 0 से लेकर 255 के बीच होता है। अर्थात विकल्प ए में दिया गया IPv4 एड्रेस एक वैध एड्रेस है। फिर है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है इसके, तो कहाँ बनाता है? रेटिना पे या दृष्टिपटल पर। फिर इनमें से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं यांत्रिक तरंग होती हैं, यानी साउंड वेव, मैकेनिकल वेव होती हैं। निम्नलिखित में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये कार्ल लैंडस्टेन ने ABO रक्त समूह की खोज की थी तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फिर हमारा जैसे ये प्रश्न है कि यदि 12x2 6 है, 27x9 3 है और 15x5 3 है, तो इसका हमें इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका देख सकते हैं, तो 12x2 है तो इसका मतलब भागा हो रहा है, क्रॉस का मतलब भागा है, तो भागा कर देंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भागा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसी तरह 50 को भागा 10 करेंगे हम अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा 50, ये आ जाएगा 10 से काटेंगे तो 5 बार आ जाएगा। और फिर 50 को 5 से भागा दे देंगे, इसको काटेंगे 5 बार आ जाएगा। 50 क्रॉस 5 आ गया, यानी कि 50/5, तो सीधे सीधे 10 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। मत्त विलास प्रहसन एक लघु एकांकी अभिनय संस्कृत नाटक है जिसे 7वीं शताब्दी में शुरू में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने प्रथम बार लिखा था
और पल्लव साम्राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। यह एक प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश है। फिर बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1773 में हुई थी। तो इसका अब है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रगार हमले में सम्मिलित थे? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यसेन इसमें सम्मिलित थे। फिर है हमारा कि फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया है? तो ऑप्शन नंबर बी मोती मस्जिद जो है ये अकबर ने नहीं बनाए हैं, बाकी तीनों जो हैं ये हमारे अकबर ने बनाए हैं। और इसके मोती मस्जिद का जो निर्माण किया है शाहजहां ने करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद का निर्माण 1646-53 की अवधि में किया गया था। आगरा के किले में स्थित यह एक सामूहिक मस्जिद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जबकि जोधाबाई महल, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खैस खास आदि का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। फिर निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रूस में हुआ था निहिलिज्म का विकास, यानी शून्यवाद शब्द का प्रथम। फिर एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्नलिखित में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये अक्षांश और देशांतर को निर्धारित करने के लिए एस्ट्रोलेब का यूज किया जाता है। यह उपकरण का आविष्कार इसके लिए किया गया था। फिर है हमारा गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो इसका जो सही होगा हमारा सी होगा। गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किसके एक के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी लहर की क्रिया के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट जो है हमारी रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है। बाकी तीनों जो है ये हमारी ये रूपांतरित चट्टान है। फिर अगला है हमारे धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। फिर हमारा निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये हमारी ऑप्शन नंबर है भारत एवं बांग्लादेश। तो रेड क्लिफ रेखा का सीमाकरण 1947 में किया गया था। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वर्तमान में रेखा का पंजाब वाला हिस्सा भारत पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि बंगाल वाला हिस्सा बांग्लादेश भारत सीमा के रूप में कार्य करता है। अर्थात दिए गए विकल्पों के अनुसार ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, और अगर भारत और पाकिस्तान दिया होगा तो वो भी हमारा सही होगा। फिर अगला देखेंगे बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। इसमें हम जो मेन उत्तराखंड के हैं उनको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी फूलों वाली के शहर, ये उत्तराखंड से नहीं है। बाकी रम्माण, जागर, नंदा राजात ये हमारे उत्तराखंड के त्यौहार हैं। फिर है जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो ये हमारी भोटिया जनजाति की एक उपजाति है जाड़ जनजाति। और भोटिया की कुछ उपजातियाँ और भी हैं, जैसे मारछा, तोलछा, जोहरी, सोका, दरमिया, व्यासी, जेठरा, छापड़ा, ये सब हमारी भोटिया जनजाति के उपजातियाँ हैं। फिर है नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो केशवदास अनुरागी इस पुस्तक के लेखक हैं, नाद नंदिनी पुस्तक। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मुर्खी, ये नाक में नहीं है। बाकी नथ, बुलक, फुल्ली ये हमारे नाक में पहने जाते हैं। तो उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नथ, बुलक तथा फुल्ली है। कान में कानफुल, हाथ में पहुँची, गले में हंसुली, चंदनहार तथा गलोबंद पहनती है। मूर्खी जो है कान में पहना जाता है। फिर उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, तो मडवे को ही क्या कहा जाता है? रागी कहा जाता है। उत्तराखंड 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो ऑप्शन नंबर बी लगभग 6000-90,000 मीटर टन। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो हिमाद्री ब्रांड। ये हर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उत्तराखंड की छठी आर्थिक जनगणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो रुद्रप्रयाग इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों का नामांकन किस जिले से हुए हैं? तो देहरादून से इनका सर्वाधिक हुआ है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फिर उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2022 तक क्या थी? तो ये केमिकल प्रोडक्ट्स ये थी, तो उस टाइम का करंट है ये। फिर उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो ये हमारे देहरादून में स्थित है विज्ञान धाम। उत्तराखंड का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? मुंशियारी में लाइकेन पार्क कवक। फिर अगला देखेंगे हम कि हरेला उत्तराखंड का क्या है?
तो ये हरेला क्या है, एक त्यौहार है उत्तराखंड का, पौधारोपण से संबंधित है। फिर उत्तराखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 6 हमारे नेशनल पार्क हैं। देख सकते हैं ये 7 नेशनल अभ्यारण्य हैं। फिर उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया है कोविड-19 के दौरान। फिर है डैश को उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को विरासत स्थल है। फिर है हमारा उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंच को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया था, तो ये भी उस टाइम का करंट है, कविता देवी और निकिता चौहान। फिर है उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 22वें कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीता, तो लक्ष्य सेन ने जो था ये स्वर्ण पदक जीता था 22वें कॉमनवेल्थ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था, तो ये नरेंद्र सिंह नेगी नहीं थे, बाकी तीनों थे। ये भी करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। फिर है उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकॉस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं को हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी, तो द्रौपदी का डांडा 2 इस पर्वत पे या इस चोटी पे मृत्यु हो गई थी। फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड में खुले में शौच से मुक्त होने वाला तो कौन सा राज्य बन गया, चौथा राज्य बना,